गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में दो पॉइंट्स पे हम बात कर चुके हैं। दो फंक्शंस पे पहले हमने प्लानिंग के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ लिया और तीसरा फंक्शन हमने जस्ट स्टार्ट किया है जिसके ऊपर हमने इंट्रोडक्शन टू स्टाफिंग ये वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें स्टाफिंग के बारे में हमने समझा, देखा कि स्टाफिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसका जो एम्प्लॉय होता है, उसका जो वर्कर होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना भी अच्छा प्लानिंग कर लीजिए, कितने भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपका जो स्टाफ है, आपका जो एम्प्लॉय है, वो प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, प्रॉपर स्किलफुल नहीं है, तो गारंटीड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। चलिए इन्हीं बातों को आगे हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, बढ़ेंगे तो हम लोग को नजर आता है कि सबसे पहले हमारे पास आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे लेक्चर में, आज इसके डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू एस बेंजामिन की तरफ से दिया गया है। क्या दिया है जरा ध्यान से पढ़ते हैं। तो बोलते हैं स्टाफिंग इज द प्रोसेस। सही बात है, स्टाफिंग एक प्रोसेस है, हमने पहले भी बात कर लिया है कि स्टाफिंग एक प्रोसेस होता है। इसमें बोल रहे हैं इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग करना है, असेसिंग करना है, प्लेसिंग करना है, इवेल्युएटिंग करना है और डायरेक्टिंग करना है। किसको? इंडिविजुअल्स को एट वर्क। तो सब लोग एक साथ फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाइंग करना है कि कहाँ कहाँ वैकेंसी की जरूरत पड़ रही है, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ रही है, किस टाइप के वर्कर की जरूरत पड़ रही है, क्या परचेस डिपार्टमेंट में वैकेंसी की जरूरत पड़ रही है, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी कर रही है। पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर असेसिंग करना है कि चेकआउट करना है कि भाई कौन सा एम्प्लॉय हमारे इस काम के लायक होगा। जैसे हमें अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए चाहिए तो ऐसे इंसान को लेके आना पड़ेगा जिसके पास अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो। फिर उसके बाद प्लेसिंग करना पड़ेगा। सही बात है, अगर मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए किसी पर्सन का सिलेक्शन किया है तो उसको बताना पड़ेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है। मैंने कभी किसी को सेक्रेटरी के तौर पे हायर किया है तो उसे बताना पड़ेगा एज अ सेक्रेटरी आपका क्या क्या काम है, ये सारी चीजें होंगी। फिर टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि हमने जो टारगेट्स दिए वो कंप्लीट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, हमने जो स्टैंडर्ड्स बता के रखे वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, हमने जो टाइम बता के रखा है वो टाइम के अंदर काम हो रहा है कि नहीं, हमने जो क्वालिटी बता के रखी है वो क्वालिटी के अंदर काम हो रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं इवैल्यूएट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट करना। डायरेक्ट मतलब सर आप टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देते रहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए, उनको इंस्पायर करते रहिए। ऐसा नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग गारंटिंग डायरेक्टिंग के ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना बता दे रहा हूँ। किसको? मशीन्स को नहीं करना है सर, इंडिविजुअल्स को करना है जब वो किसके ऊपर हो, एट वर्क के ऊपर। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले बोलते हैं स्टाफिंग एक प्रोसेस है। बोलिए स्टाफिंग एक क्या है? प्रोसेस। कितनी चीजें हैं इसके अंदर? तो आपको चार चीजें, पांच चीजों के बारे में बात किया है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करना है, फिर असेसिंग करना है, फिर प्लेसिंग करना है, फिर इवैल्यूएटिंग करना है और उसके बाद क्या करना है? डायरेक्टिंग। सर किसको डायरेक्टिंग करना है? तो सर इंडिविजुअल्स को करना है। सर कहां पे करना है? तो वर्क पे करना है। एकदम सिंपल सा है, अगर आप तीन चार बार एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं इसे स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस की तरफ। बहुत सिंपल सिंपल इंपॉर्टेंस है, आपको सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ना है। क्या लिखा है? बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। देखिए सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंप्लॉय तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है ये भी बहुत मायने रखता है। अगर एम्प्लॉयज के बीच में यूनिटी है, एम्प्लॉयज के बीच में मोटिवेशन है, एम्प्लॉयज मिलके काम करना जानते हैं, एम्प्लॉयज एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, तो सर गारंटेड है ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होने वाली है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की चीजें चलती हैं, नहीं तेरी गलती है, नहीं तेरी गलती है, नहीं नहीं तेरी गलती थी ये, तेरे वजह से ऐसा हुआ, यानी एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग वाला गेम खेलना चाहते हैं, एक दूसरे के में हर एक कोई पर्सन दूसरे इंसान से जलन रखता है, हर पर्सन दूसरे इंसान से झगड़ा करने के लिए रेडी रहता है, तो फिर प्रॉब्लम है सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तीनों लेवल्स यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप रखना है तो स्टाफिंग तो करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशनशिप इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है सर, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के बीच में अच्छा रिलेशन है तो प्रॉपर उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाएगा और गारंटेड ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगी। बहुत सिंपल सी बात बोल दी गई है। आगे सेकंड वाले की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सेकंड वाला आपको क्या कहता है? हेल्प ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सही बात है, देखिए स्टाफिंग कैसे डेवलप करने में हेल्प करता है, कैसे स्किल डेवलप करने में काम करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा है? स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज एंड एसेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन सेंस की बातें,
जितने ज्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय होंगे, जितने ज्यादा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होंगे, वो कंपनी के गारंटीड एसेट होने वाले हैं सर। आगे, स्टाफिंग हेल्प्स इन टू इन इंक्यूलेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉइज। मतलब जितना ज्यादा आप स्टाफिंग के ऊपर फोकस करेंगे सर, तो आपका जो कल्चर है, मतलब वहां पे जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है एम्प्लॉइज को, उसके दम पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन गारंटीड आगे जाने वाली है, ये इसमें बोला गया है। आगे क्या बोला है? इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। सही बात है सर, आपके पास एम्प्लॉइज आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम टू टाइम वर्क जैसे जैसे आगे बढ़ते रहता है, वैसे वैसे चीजें चेंज होती रहती है, और टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, उनको डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। It also ensures smooth functioning of all managerial aspect of the business organization। अगर आपके एम्प्लॉइज प्रॉपर ट्रेनिंग है, अप टू डेट रहते हैं, हर चीज को सीखते हैं, स्किलफुल हैं, तो गारंटीड है आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथ फ्लो में आगे चली जाएगी। कोई मार्केट में नया मशीन आया, कोई मार्केट में नया सॉफ्टवेयर आया, वो बरोबर मैनेजमेंट की तरफ से उनको ट्रेनिंग देके सिखा दिया जा रहा है, तो गारंटीड है सर काम रुकने वाला नहीं है, काम एकदम स्मूथ तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए थर्ड के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो थर्ड हमसे कहता है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। तो क्या लिखा है? ट्रेन एम्प्लॉइज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल, मेथड्स ऑफ द वर्क इफेक्टिवली। सही बात है, अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को, तो गारंटीड है जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी है वो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैपिटल को कैसे यूज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आप ध्यान दे पाएंगे। मटेरियल्स को कैसे हैंडल करना है, उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। कौन सा ऐसा मेथड है जिसके ऊपर फोकस करके हमें कम टाइम में, कम पैसे में हमारा काम हो जाएगा, ये सारी चीजें एम्प्लॉय अपने आप सीख जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारे एम्प्लॉयज अगर बेस्ट है, वो हमारे मेन बेस है सर, तो जितना ज्यादा हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, हमारे एम्प्लॉय स्किलफुल होंगे, हमारे एम्प्लॉयज बेस्ट होंगे, उतने ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हद से ज्यादा उनकी पावर बढ़ेगी। आगे क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो सर एम्प्लॉयज के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो गारंटेड आपका इंप्रूवमेंट होने वाला है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क के अंदर भी इंप्रूवमेंट होने वाला है, प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ने वाली है, भले वो क्वालिटी के तौर पे बात करो या क्वांटिटी के बारे में बात कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इजी सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? इंप्रूव एफिशिएंसी। तो सर अगर आपके एम्प्लॉय ट्रेन है, स्किलफुल है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली। देखिए वही बात लिखा रहेगा, ट्रेनिंग की बात हो गई, डेवलपमेंट की बात हो गई। प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो जो भी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, जो भी स्किल डेवलप किया जा रहा है, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, वो एम्प्लॉयज को डेवलप करना है सर। लेकिन जैसे एम्प्लॉयज डेवलप होंगे, हर एक एम्प्लॉय डेवलप होगा, तो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन का ही तो डेवलपमेंट होने वाला है, वो कॉमन सेंस की बात है। आगे, थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉय थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी इम्प्रूव। तो देखिए सर, आपने पहले अच्छे से सिलेक्शन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन पे बात नहीं खत्म होगी सर, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिलेक्शन किया, बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग भी आप प्रोवाइड कीजिए ताकि आपका एम्प्लॉय डेवलप हो जाए। चलिए, जिससे एफिशिएंसी आपकी गारंटीड बढ़ने वाली है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपसे कहता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो सर जितना ज्यादा अच्छा एम्प्लॉय है, आपकी कंपनी उतना लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। देखिए क्या बोलता है? क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना ज्यादा आप क्वालिफाइड होंगे, जितने ज्यादा एफिशिएंट होंगे, जितने ज्यादा स्किलफुल होंगे, वो आप ऑर्गेनाइजेशन के एसेट होने वाले। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। सही बात है सर, अगर आपने सही इंसान का सिलेक्शन कर लिया, याद कीजिए हमने स्टाफिंग के प्रिंसिपल में पढ़ा था, राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट पे। तो उसमें पहले बोला गया था राइट पर्सन, तो सही इंसान का सिलेक्शन होना जरूरी है। देखिए हम अपने आसपास हमारे एमएलए लोग को वोट करते हैं, हमारे एमपी लोग को वोट करते हैं, हमारे नगर सेवक लोग को वोट करते हैं, तो आपको ध्यान देना रहता है कि सर आप राइट पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट एमएलए को वोट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर आपने राइट पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, तो गारंटेड है आपका शहर डेवलप होने वाला है। शहर डेवलप होने का मतलब है सर अच्छी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली। लेकिन अगर आपने गलत इंसान को वोट दिया है, गलत इंसान का सिलेक्शन कर लिया है, तो सर आपको नतीजा मालूम ही है, देश के हालात कैसे हैं वो तो आपको अच्छे से मालूम ही है, नगर के आपके हालात खराब होने वाले हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आगे, नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है सर, आपने डेवलपमेंट कर दिया है, एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग दे दिया है, धीरे 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 लॉन्ग टर्म तक इसके इफेक्ट आपको देखने मिलने वाले हैं।
आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में गारंटेड कंट्रीब्यूट करने वाला है और आपके ऑर्गेनाइजेशन की गारंटेड एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 आपको कहता है, बहुत प्यारा सा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। तो क्या लिखा है, स्टाफिंग इंश्योर्स दैट कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। तो देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे हैं बच्चा, तो हर बार एम्प्लॉइज की ही बात हो रही है, वर्कर्स की ही बात हो रही है, क्योंकि एट द एंड यही वो लोग हैं जो कंपनी को चलाने वाले हैं, कंपनी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो उनके ग्रोथ पे ध्यान देना, उनके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, कंपनी को करना ही है, ये उनकी मजबूरी है सर, ताकि आपकी कंपनी कंटिन्यू रहे और आपके यहाँ पे ग्रोथ होती रहे। आगे क्या लिखा है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। सही बात है सर, आपका सिलेक्शन बेस्ट हो गया, कंपनी के एम्प्लॉय सारे बेस्ट है, तो आपके फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस आने दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आने दो, मार्केट में जो भी सिचुएशन चेंज होने दो, अगर एम्प्लॉइज बेस्ट हैं, वो आराम से वो चैलेंज को आगे लेके चले जाएंगे, टैकल कर ले जाएंगे। आगे बोल रहे हैं, सो दैट मीट द फ्यूचर, therefore the contribution of the staff in their future role taken into account in staffing function। हमें ये गारंटेड चेक करना रहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है वो सही से काम करेगा कि नहीं। इस पे एक स्टोरी मुझे याद आती है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो एक पर्सन है, राशन की दुकान है उसकी, मतलब किराने की दुकान, आपको मालूम रहेगा किराने की दुकान। उसने अभी एक पर्सन को काम पे रखा है। इस पर्सन का नाम है, मान लीजिए गोलू नाम है इसका। तो गोलू इसको काम पे रखा गया है, जिसका काम है कि सामान, जो भी कस्टमर आएगा उसको फटाफट उस सामान देना। लेकिन इस पर्सन के पास पहले से एक एम्प्लॉय काम करते हैं, 20 साल का इस पर्सन के पास एक्सपीरियंस है, 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये ओनर बोल देता है इस 20 साल के एम्प्लॉय को कि गोलू को उसका काम समझा दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए घर पे जाके आता हूँ। तो बोलता है ठीक है सेठ, मैं समझा देता हूँ। ये 20 साल का पर्सन गोलू को बताता है, गोलू भाई ध्यान से सुनिए, वो देखिए सेठ का गल्ला रखा हुआ है, उस गल्ले में अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, जाइए उसमें से आराम से पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि सेठ जो हमको सैलरी देगा वो कोई मतलब है नहीं, इतने में हमारा घर भी नहीं चलने वाला है, और कमर तोड़ के मेहनत कराने का 8 घंटे बोला है आपको, लेकिन 12 घंटे तक काम कराएगा। तो मैं भी करता हूँ, आप भी यही कीजिए, गले में से रोज पैसा गायब कर लिया कीजिए। तो गोलू बोलता है, अरे वाह, पैसा गायब कर लेना चाहिए, इतनी अच्छी बात है। तो ये 20 साल का जो एम्प्लॉय, 20 साल से जो पर्सन काम कर रहा है, बोलता है हाँ, उसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है। तो फटाफट गोलू जाता है, गले में से 2000 रुपए गायब कर लेता है और अपने जेब में रख लेता है। थोड़ी देर बाद जो दुकान का मालिक है वो आता है और अपने 20 साल से जो काम कर रहे एम्प्लॉय है उससे पूछता है कि बताइए, आपने गोलू का ट्रेनिंग लिया को ट्रेनिंग दिया कि नहीं दिया, उसका टेस्ट लिया कि नहीं लिया, टेस्ट में वो पास हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 20 साल से काम जो कर रहा है पर्सन, वो ऑन द स्पॉट कहता है कि हाँ सेठ जी, मैंने इसका टेस्ट लिया और ये टेस्ट में क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो एट द एंड हमें क्या समझ में आता है सर, कि आपकी कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने ही वाला है। ये बात आपको ध्यान रख रही है। तो एक और बात आपको याद रखना है, जाकिर खान सर ये बात कहते हैं कि किसी बड़े अच्छे इंसान ने कहा है कि काम 19-20 चल जाता है, कि हाँ काम थोड़ा 19 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है तो चल जाएगा, लेकिन इंसान तो 20 ही होना चाहिए। इंसान आपका परफेक्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपकी कंपनी को आगे लेके जाने वाला अगर कोई है तो वो एम्प्लॉय ही है। एट द एंड लास्ट पॉइंट आपसे जो बोला गया है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन आपको लिया है। एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो गारंटीड हम उनको क्या देने वाले हैं, सैलरी देने वाले हैं, सैलरी के साथ इंसेंटिव पे करेंगे, दिवाली आएगा बोनस पे करने वाले हैं, सर आपको घूमने फॉरेन टूर, अगर आप हमारे लिए काफी अच्छे से काम करें, फॉरेन टूर हमारी तरफ से स्पॉन्सरशिप दिया जाएगा, आपके लिए कार भेजी जाएगी आपको पिकअप एंड ड्रॉप करने के लिए, अगर आपका घर भाड़े का है तो उसका भाड़े का पेमेंट हम लोग कर देंगे, आपके चिल्लरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं तो उनका एजुकेशन का खर्चा कंपनी उठा लेगी। ये सब इंसेंटिव्स के अंदर आता है। आगे क्या लिखा है, एडुकेट रेम्यूनरेशन इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। सही बात है सर, जो पर्सन जितना डिजर्व करता है अगर आप उसको उतना पैसा दे रहे हैं ना सर, गारंटेड एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है और वो आपके लिए हमेशा काम करने के लिए रेडी रहता है। आगे एट द एंड क्या बोलता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम
fair remuneration and job security are the factors which are important in providing job satisfaction. मैं अपने काम से खुश हूं कि नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरी कंपनी टाइम टू टाइम मेरा डेवलपमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे बरोबर टाइम पे ट्रेनिंग दे रही है कि नहीं दे रही है, मुझे फेयर रेम्यूनरेशन पे कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई हूं कि नहीं। तो एट द एंड बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई होता है वो होता है एम्प्लॉई, क्योंकि वही लोग हैं जो आपका काम करके देने वाले हैं। ठीक है, चलिए एट द एंड आपको मालूम ही है कि आपके सर एक एडवोकेट हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप लीगल नॉलेज के बारे में किसी तरह का आप डाउट है, आपको करियर गाइडेंस के बारे में कुछ डाउट है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है उसके अंदर कोई डाउट है, तो आप आराम से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर आपके सामने दिया हुआ दिख रहा है, आप कभी भी वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल करना है ईमेल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स तो आपको पहले से ही मालूम है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए बच्चों, और कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय दोस्तों।